देखने वाले हैं वाटर रिसोर्सेज में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट टॉपिक में बेसिकली आपको ये दे रखा है कि जवाहरलाल नेहरू जी ने एक लाइन बोली थी डैम्स के बारे में कि टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया, मतलब ये जो है मॉडर्न इंडिया के मंदिर हैं, एक तरीके से टेम्पल है। ऐसा क्यों उन्होंने बोला? क्योंकि डैम्स के थ्रू एग्रीकल्चर में भी मदद मिलती है, इंडस्ट्रियलाइजेशन में भी मदद मिलती है। ऑल दो ये कहीं मतलब देखो डैम्स तो सब जगह काम तो दे ही रहे हैं, इरिगेशन के लिए पानी दे रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ के लिए हाइड्रो पावर भी दे रहे हैं, साथ ही साथ वाटर भी दे रहे हैं। तो एक तरीके से अगर इंडस्ट्रीज़ बढ़ रही हैं, एग्रीकल्चर अच्छा हो रहा है, तो सीधे सीधे डेवलपमेंट भी अच्छा होगा इंडिया का। इसीलिए उन्होंने ये लाइन बोली थी। तो ये पूछ सकते हैं ये लाइन किसने बोली? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने ये लाइन बोली कि टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया। ठीक है, टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया किसे बोला? डैम्स को बोला। ठीक है, अब यहाँ पे जो नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो ये आता है कि बेसिकली ये बता रखा है कि मल्टीपर्पसेस क्या हैं इसके, क्या क्या मल्टीपर्पसेस हैं। ठीक है, देखो डैम्स ऑल्दो मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट्स होते हैं, कहीं एग्रीकल्चर के लिए होता है, कभी कभार एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियलाइजेशन दोनों के लिए होता है, बट इसमें कई सारे ऑब्जेक्शंस हैं, है ना, कई सारे कंट्रोवर्शियल पॉइंट्स भी आते हैं, कई सारे इसकी डिसएडवांटेजेस भी आती हैं, तो उन्हीं के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि ये एक टॉपिक है जिसमें कि आप डिसएडवांटेजेस के बारे में समझते हो, पढ़ते हो। तो इसमें सबसे पहली जो चीज़ आती है वो ये आती है कि देखो जैसे पानी जो आता है ना, ये आपका माउंटेन है, मान लो ये इसी के आगे कोई रिवर है। ठीक है, इसी के आगे कोई रिवर है। पहले मैं बता रही हूँ कि डैम नहीं होगा तो क्या होगा। देखो कोई भी वाटर अगर यहाँ ऊपर से आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे कई सारे सेडिमेंटेशन होंगे, उन्हें लेते हुए आएगा, और हमेशा सेडिमेंटेशन को बैंक्स में अलग अलग जगहों पे छोड़ता हुआ आगे बढ़ता चला जाता है। अगर मान लो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, यही सेम था, यही सेम प्रोसेस था, और यहाँ पे मैंने डैम्स लगा दी, मैंने यहाँ डैम बना दिया। अब यहाँ पे हुआ, यहाँ पे और यहाँ पे हुआ, यहाँ पे मान लो सेडिमेंटेशन हुआ। अब बाकी जो बचा हुआ है, ये मान लो 40% सेडिमेंटेशन यहीं पे रुक गया, लेकिन बाकी 60% सेडिमेंटेशन जो उसको कि आगे जाकर के थोड़ा थोड़ा रुक जाता, वो यहीं पे आके स्टॉप हो गया, क्योंकि पानी तो यहाँ पे चला जाएगा, स्टोर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये जो सेडिमेंटेशन है वो यही बेड रॉक में कन्वर्ट हो जाएगा, स्ट्रीम बेड पे चला जाएगा। इससे कई सारी चीजें होती है, जैसे कि आप खुद सोचो, सेडिमेंटेशन हो गया, मतलब जो सेडिमेंटेशंस हैं, जैसे ये रिवर है, रिवर का ये बेड है, यहाँ पे ये सेडिमेंट्स हैं। ठीक है, तो ये एक्वेटिक लाइफ को भी दिक्कत पहुंचाएंगे। साथ ही साथ जैसे कोई फिश है, अब फिशेस माइग्रेट करती, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाती, इसकी वजह से ये इसके आगे जा ही नहीं सकती, वो यहीं से बैरिड हो जाएंगी और वापस चली जाएंगी। तो ये एक्वेटिक लाइफ को भी कहीं ना कहीं हार्म पहुंचा रहा है, दिक्कत कर रहा है, माइग्रेट करने में दिक्कत कर रहा है, सेडिमेंटेशन हो रहा है, तो उससे जो बेडरॉक है वो भी क्या हो जा रही है, मतलब जो स्ट्रीम्ड है वो रॉकी हो जा रही है, उससे भी दिक्कतें हैं। ये फौना को बेसिकली हार्म कर रहा है। फौना मीन्स प्लांट्स के बारे में बात हो रही है, सॉरी फ्लोरा, नॉट फौना, फ्लोरा। फ्लोरा मतलब प्लांट्स होता है, और फौना मतलब एनिमल्स होता है। ठीक है, फ्लोरा और फौना।
दोनों को ही थोड़ा थोड़ा हार्म करेगी, फौना को भी करेगी और फ्लोरा को भी करेगी। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट इज तो ये तीसरा पॉइंट है, 2 पॉइंट मैंने ऑलरेडी बता दिए। अब इस तीसरे पॉइंट में ये बता रखा है कि आपका जो वेजिटेशन है बेसिकली, ठीक है, जो एग्जिस्टिंग वेजिटेशन है वो खराब हो रहा है। क्यों? क्योंकि फ्लड प्लेन की जगह पे आपने पानी रोक दिया है, तो जो एग्जिस्टिंग वेजिटेशन है वो भी खराब हो रही है, साथ ही साथ सॉइल भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डिकम्पोज हो रही है। ठीक है। चौथी चीज, यहाँ पे आपको पता होगा कि तहरी जो आंदोलन था एक, और एक था आपका नर्मदा बचाओ आंदोलन, जिसके बारे में हमने एक और चैप्टर में पढ़ा था, डेवलपमेंट वाले चैप्टर में भी। ठीक है। तो जो नर्मदा बचाओ आंदोलन था वो क्या था बेसिकली, उसमें तो ये बता रखा था कि हमने क्या किया था, इंडस्ट्रीज के लिए हाइडल पावर जनरेशन करना था, हमें हाइडल पावर का बनाना था, इस वजह से हमने डैम्स वहाँ नर्मदा पे बनाए, लेकिन वहाँ के जो आसपास के ट्राइबल्स हैं उन्हें वहाँ से हटा दिया, और वो उन्हें उतना कंपनसेशन भी नहीं मिलता। कभी कभार ऐसा होता है एक्चुअल में कि जो है कंपनसेशन जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता है, कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, और उसकी वजह से ये आंदोलन भी हुआ था। तो कई सारे एक तरीके से आप समझ लो डिस्प्यूट्स भी होते हैं। ठीक है। इसी के साथ कभी कभार डैम्स में इंटर स्टेट डिस्प्यूट भी होता है। अब इंटर स्टेट डिस्प्यूट कैसे होगा, सिंपल है, आप समझ लो एक कोई नदी है जो कि महाराष्ट्र भी जा रही है और वो गुजरात भी जा रही है, सपोज कर लेते हैं। ठीक है। अब मैंने ये महाराष्ट्र से होके आई, महाराष्ट्र वालों ने यहाँ पे डैम खड़ा कर दिया, तो क्या ये गुजरात पे जाएगी? नहीं जाएगी, वो वहीं स्टोर हो जाएगा, वहीं पर रुक जाएगा पानी, तो गुजरात को पानी नहीं पहुंच पाएगा, और इसकी वजह से इन दोनों के बीच में कभी कभार डिस्प्यूट भी आ सकता है। तो इंटर स्टेट डिस्प्यूट भी हो सकते हैं। कई सारे आंदोलन भी हुए हैं। ठीक है, प्रोटेस्ट, और बाकी वेजिटेशन वाला पॉइंट है। इसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ है कि सोशल गैप भी रहता है रिचर और पुअर में। ठीक है, गैप्स, सोशल गैप बेसिकली। साथ ही साथ यहाँ पे एक और पॉइंट ये दे रखा है कि 7, ठीक है, इसमें एक और पॉइंट ये दे रखा है कि इरिगेशन से ठीक है, देखो इरिगेशन पूरे साल मिल रहा है इनको, मान लो जैसे पानी स्टोर रहता है तो पानी हमेशा आ रहा है, तो जहाँ पे जैसे मोस्टली जो है, जो राइस होता है, हम राइस का एग्जांपल लेके समझते हैं, राइस जो होती है वो मोस्टली कब उगती है? रेनी सीजन में। ठीक है, रेनी सीजन। अब मान लो रेनी सीजन में ज़्यादा पानी आता है इसलिए क्योंकि इसको ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होती है, खारिफ क्रॉप है, इसे ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट है। अब यहाँ पे जब इधर इरिगेशन के लिए पानी उतना ही मिल रहा है तो क्या हम इसे समर में उगा सकते हैं? उगा लेंगे। कोई कोई विंटर में भी उगा लेता है, बहुत लोग उगाते भी हैं। ठीक है, तो एक तरीके से यहाँ पे इंटेंसिव फार्मिंग होती है, कमर्शियल क्रॉप्स उगते हैं ज़्यादातर। ठीक है, कमर्शियल क्रॉप्स वाली चीज़ें हो जाती हैं। अब इससे क्या होता है, सैलिनेशन ऑफ सॉइल हो जाती है। सैलिनेशन ऑफ सॉइल। इसके बाद एक और आपका टॉपिक दे रखा है दैट इज ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या चीज़ें हैं, तो उसमें बेसिकली यही बता रखा है कि जैसे डैम्स किस लिए बनाए जाते हैं? फ्लड को रोकने के लिए, कुछ जगहों पे फ्लड को रोकने के लिए, कुछ जगहों पे और भी चीज़ों के लिए, लेकिन जो है कुछ जगहों पे ज़्यादातर फ्लड के लिए बनाए जाते हैं। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि जहाँ फ्लड नहीं भी आना होता है वहाँ पे डैम्स की वजह से आ जाता है फ्लड। क्यों आता है फ्लड? इसको आप सिंपली ऐसे समझ सकते हो, मैंने अभी सेडिमेंटेशन वाला पॉइंट बताया, मैंने बोला यहाँ पे सेडिमेंटेशन इकट्ठा हो रहे हैं और ये बेड बना रहे हैं, और ये बहुत ऊंचा बेड बन गया मान लो,
बहुत ऊंचा बन गया। अब ये पानी यहाँ से आएगा, फोर्सफुली पानी आ रहा है, ये ऐसे हो भी सकता है ना, आ जाए। कभी कभार मान लो ज्यादा रेनफॉल हो रही है, ठीक है, अब सारे के सारे दरवाजे खोलने पड़ गए डैम के, तो बारिश आ रही है वो अलग बात है, बारिश है, शायद अगर वो डैम्स ना होते और ऐसे पानी यहाँ पर आता तो उतना कोई डिस्ट्रक्टिव नहीं होता, लेकिन एकदम से आपने गेट सारे के सारे खोल दिए तो फोर्स से पानी आ रहा है, और फोर्स से इतना सारा पानी आएगा तो जाहिर सी बात है कि वो फ्लड का रूप ले लेता है। तो इसी वजह से ये भी एक पॉइंट है कि भाई फ्लड को रोकने के लिए जहाँ बनाया गया है वो कहीं ना कहीं फ्लड को कॉज भी कर सकता है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।